गुड मॉर्निंग 10th क्लास बच्चों। आज हम आपके सामने लेसन 10 साइंस सब्जेक्ट्स में चैप्टर का नाम है बच्चों मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इस चैप्टर में बच्चों जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट तथा रिपीट होने वाले हैं उनके बारे में आज हम आपको जो है नोट्स क्वेश्चन आंसर के रूप में बताएंगे। सभी बच्चे उन प्रश्नोत्तर को जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी वो प्रश्न उत्तर है बच्चों जो लगातार बोर्ड एग्जाम्स में पिछले सालों में पूछे जाते हैं। तो उन्हीं प्रश्न उत्तर को हम आपके सामने सभी चैप्टर्स के जो है छांट के हम निकाल रहे हैं और उनको आपको लेसन वाइज जो है बता रहे हैं। तो आज चैप्टर 10 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के बारे में बताते हैं। बच्चों 10th क्लास फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, या इसको इस रूप में भी पूछ सकते हैं बच्चों, स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है कहाँ? कॉर्निया में, आइरिस में, पुतली में या रेटिना में? तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा रेटिना में। सही उत्तर है रेटिना में। अगर जो है इमेज बनती है तो वो देखी जा सकती है। ये प्रश्न नंबर 2, एक सामान्य आंख वाले व्यक्ति के लिए किसी वस्तु को सुस्पष्ट रूप से देख पाना संभव है यदि वस्तु की दूरी आंख से 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में हो, या 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच में हो बच्चों, या 100 सेंटीमीटर से 1000 मीटर के बीच में हो, या 25 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच में हो। तो इस प्रश्न का बच्चों सही उत्तर होगा कि यदि वस्तु 25 से अनंत के बीच में है, 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच में अगर कोई भी वस्तु रखी है तो एक सामान्य आंख वाले व्यक्ति को सुस्पष्ट रूप से दिखाई दे सकती है। अब प्रश्न नंबर 3 10th क्लास स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, या इस प्रश्न को इस रूप में भी पूछा जा सकता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, या इस प्रश्न को इस रूप में भी बच्चों पूछ सकते हैं कि स्वस्थ नेत्र का स्पष्ट बिंदु होता है। किसी भी रूप में इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है बच्चों। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, 100 सेंटीमीटर की दूरी पर, या अनंत पर? तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई जो वस्तु है वो स्पष्ट दृष्टि से दिखाई देती है। देन क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उस व्यक्ति का दूर बिंदु कहाँ स्थित होता है बच्चों? 25 सेंटीमीटर पर, 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर, अनंत पर, या अनंत से कम दूरी पर? तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु बच्चों अनंत से कम दूरी पर स्थित होता है। ये इसका राइट आंसर है। ठीक बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 5, दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। अगर किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष है तो उसकी आंखों में इमेज कहाँ बनेगी? रेटिना पर, रेटिना के पीछे बनेगी, रेटिना के आगे बनेगी, या नेत्र लेंस पर बनेगी? कहाँ बनेगी बच्चों? रेटिना के पीछे। रेटिना के पीछे उसकी जो है प्रतिबिंब या इमेज बनेगी। ये प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है
ये प्रश्न इस रूप में भी पूछा जा सकता है कि श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए विचलन न्यूनतम होगा। कम या न्यूनतम शब्द जहां भी प्रिज्म की प्रकीर्णन के संबंध में आए बच्चों, तो उसमें क्या ऑप्शन है? लाल रंग के लिए है, सबसे कम पीले रंग के लिए, हरे रंग के लिए है या नीले रंग के लिए है। तो सही आंसर बच्चों क्या होगा? लाल रंग के लिए जो है सबसे कम विचलन होता है। जहां न्यूनतम या कम के लिए शब्द आए प्रिज्म के प्रकीर्णन में, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, लाल रंग की किरण में जो विचलन है या प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों कि प्रिज्म द्वारा विचलन, अब वो न्यूनतम था तो अधिकतम किस में होता है? या जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की अधिकतम झुकी किरण, जो प्रिज्म की ओर झुकी हुई किरण होती है, उसका रंग बैंगनी है, हरे रंग का है, पीले रंग का है या लाल रंग का है। तो बच्चों उसका रंग क्या होगा? बैंगनी रंग। बैंगनी रंग की जो किरण होती है उसका जो है आधार की ओर झुकाव सबसे अधिक होता है। समझ में आ रहा है बच्चों? अब क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न नंबर 8, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को यह दोष दूर करने के लिए किस लेंस या दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। इसको इस रूप में भी पूछ सकते हैं बच्चों कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में क्या प्रयुक्त होना चाहिए। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दर्पण, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा अवतल लेंस। सही आंसर है अवतल लेंस, ये प्रयुक्त होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है बैंगनी, नीला, काला या सफेद। चंद्रमा से आकाश को देखने पर वो काला दिखाई देता है, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जो प्रकाश आंख में प्रवेश करता है उसको कौन नियंत्रित करता है बच्चों? पक्षाभि, जिसको सिलरी मांसपेशियां कहते हैं, नेत्र लेंस, पुतली या कॉर्निया। कौन सा बच्चों नियंत्रित करता है आंख का भाग? पुतली। ये जो है आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। देन क्वेश्चन नंबर 11, दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देखने में असमर्थ व्यक्ति में नेत्र दोष होता है। दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टिता या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों सही आंसर होगा कि निकट दृष्टि दोष। जो दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं उनको निकट दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 12, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा बच्चों वायुमंडलीय अपवर्तन, ये इसका राइट आंसर है। इस वजह से तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सूर्य श्वेताभ व्हाइट कलर का कब प्रतीत होता है? सूर्योदय से काफी पहले, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय, दोपहर के समय या सूर्यास्त के काफी बाद। आप सभी जानते हैं बच्चों दोपहर के समय सूर्य सफेद दिखाई देता है, ये इसका राइट आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र, इनमें से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है, ज्यादा तक दूर तक देख सकता है? उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण या कोई नहीं। तो बच्चों
सबका सही आंसर होगा उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, राइट आंसर। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर नंबर 10 के इम्पोर्टेंट प्रश्न हो गए। अब हम आपको चैप्टर नंबर 11 विद्युत के जो मुख्य मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनके बारे में बताते हैं। बच्चों, चैप्टर 11 का फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस का, वैद्युत धारा का मापन किससे किया जाता है? वोल्टामीटर से, अमीटर से, गैल्वेनोमीटर से या ऊर्जा मीटर से? आप सभी जानते हैं बच्चों कि विद्युत धारा का जो मापन है वो अमीटर से किया जाता है। एक यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का, विद्युत वाहक बल का, आवेश का या धारा का? तो एम्पियर सेकेंड Q = I × T, तो ये मात्रक होगा आवेश का। क्वेश्चन नंबर 3, ये आप लोग के जानने के लिए एनएस लिख देते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो 2 सेकेंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा क्या होगी? बच्चों सूत्र लगाएंगे तो हमारा आएगा आंसर 4 कूलाम। 2 एम्पियर की धारा 2 सेकेंड में प्रवाहित होने पर आवेश की मात्रा होगी 4 कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किसी चालक में धारा का प्रवाह किससे होता है? इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, प्रोटॉनों के द्वारा, न्यूट्रॉनों के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? हम सभी जानते हैं कि धारा का प्रवाह जो है वो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, ओम के नियम का सूत्र है I = V × R, R = V × I, V = I × R या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या होगा? V = I × R, ये ओम का नियम है। नेक्स्ट, ताप बढ़ाने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है या जो है अपरिवर्तित रहता है या कभी बढ़ता है और कभी घटता है? तो इसका सही उत्तर होगा कि ताप बढ़ाने पर चालक का वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि R प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में और एक R प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? 3R, 2R, 3/2R या R/2? तो सही आंसर होगा बच्चों 3R/2। ये समझ में आ गया? अब हम आगे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ में प्रतिरोध को तिगुना कर दिया जाए तो परिपथ में धारा की मात्रा या मान क्या होगा बच्चों? तिगुना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा या 1/3 हो जाएगा? तो विभवांतर को स्थिर रखते हुए अगर परिपथ के प्रतिरोध को तिगुना कर दिया जाए तो परिपथ में धारा का मान 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। नेक्स्ट, 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होती है 3.6 × 10⁻3, 3.6 × 10⁻4, 3.6 × 10⁻5 एंड 3.6 × 10⁻6। तो कितने जूल हो जाएंगे? 1 किलोवाट में 3.6 × 10⁻6 किलो वाट, 1 किलोवाट में जूल की संख्या होगी 3.6 × 10⁻6। देन क्वेश्चन नंबर 10, बिजली के बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का, लोहे का, तांबे का या पीतल का? आप सभी जानते हैं बच्चों फिलामेंट जो है वो टंगस्टन का बना हुआ होता है। नेक्स्ट, वैद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट, वॉट, एम्पियर या ओम? हम सभी जानते हैं इसका मात्रक होता है बच्चों वॉट। ठीक,
समझ में आ रहा है आप लोगों को? नेक्स्ट, किसी विद्युत केतली में, इलेक्ट्रिक केटल में धारा प्रवाहित 3 गुनी अगर है तो केतली में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या होगी? यदि कह रहे हैं कोई इलेक्ट्रिक केटल है, विद्युत केतली है, उसमें हमने जो धारा बह रही है उसको 3 गुना कर दिया। धारा 3 गुनी कर देने पर ऊष्मा की मात्रा क्या हो जाएगी बच्चों? 4 गुनी, 3 गुनी, 9 गुनी या 12 गुनी? कितनी हो जाएगी बच्चों? ऊष्मा की मात्रा 9 गुनी हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13, किसी मकान में 200 वोल्ट पर विद्युत आपूर्ति की जाती है। मकान में 100 ओम और 200 ओम के प्रतिरोध के 2 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा प्रयोग में लाने पर प्रतिदिन विद्युत खपत होगी 60 वाट घंटा, 600 वाट घंटा, 300 वाट घंटा या 900 वाट घंटा? तो बच्चों कितनी होगी? 600 वाट घंटा। जो खपत होगी प्रतिदिन बिजली की वो होगी 600 वाट घंटा। ये आंसर होगा 600 वाट घंटा। देन क्वेश्चन नंबर 14, किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्न में से किस बात पर निर्भर नहीं करता है बच्चों? चालक की लंबाई, चालक के पदार्थ घनत्व जिसका पदार्थ चालक बना होता है, चालक की अनुप्रस्थ काट या चालक का आकार? किस पर निर्भर नहीं करती है बच्चों? चालक के आकार पर। आकार कुछ भी हो, प्रतिरोध इस पर निर्भर नहीं करता है बच्चों। ये आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 15, यदि विद्युत शक्ति P और प्रतिरोध R से व्यक्त होता है तो विद्युत धारा व्यक्त होगी P अपॉन R, ये आपके जो है P इंटू R रूट स्क्वायर, देन R अपॉन P विद इन रूट एंड P अपॉन R विद इन रूट। तो सही आंसर क्या होगा बच्चों? व्यक्त होगी P अपॉन R विद इन रूट। ये आंसर इसका सही होगा बच्चों। नाउ नेक्स्ट 10th क्लास, क्वेश्चन नंबर 16, R तथा 2R ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध R1 तथा समानांतर क्रम में जोड़ने पर R2 हो, तब R1 बटे R2 बराबर 2 अपॉन 9, R1 बटे R2 बराबर 9 अपॉन 2, R1 बटे R2 बराबर 1 तथा R1 बटे R2 बराबर 1 अपॉन 9। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा R1 बटे R2 बराबर 9 बटे 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्युत परिपथ में 2, 4 और 6 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तथा परिपथ में 2 एम्पियर की धारा बह रही है। प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः होगा 4, 8, 12 वोल्ट, 6, 8, 12 वोल्ट, 4, 8, 10 वोल्ट, 2, 6, 8 वोल्ट। तो बच्चों सही आंसर होगा 4, 8 और 12। 2 दूनी 4, देखिए 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, मतलब 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। तो इस प्रकार से 4, 8 और 12 वोल्ट की धारा प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच में विभवांतर 4 वोल्ट, 8 वोल्ट और 12 वोल्ट के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में, ये एक टेबल टाइप में दिया हुआ है बच्चों, विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयवों के संकेत चिन्ह स्तंभ ए में दिए गए हैं। स्तंभ बी में दिए गए नामों का सुमेलन कर सही विकल्प का चयन करें। देखिए एक चिन्ह ये बना हुआ है, एक ये ए बना हुआ है, इस तरह सेल का बना हुआ है और ये आपका तार क्रॉसिंग का बना हुआ है।
यहाँ पर बी में तार क्रॉसिंग, विद्युत सेल, परिवर्ती प्रतिरोध और अमीटर। अब आप जानते हैं जो ये चिन्ह है ये है एमीटर का, सॉरी ये चिन्ह जो है बच्चों ये आपके जो है परिवर्ती प्रतिरोध का है। ये जो ये यहाँ का इसका है प्रतिवर्ती प्रतिरोध का, ये है एमीटर का। तीसरा ये है बच्चों विद्युत सेल का, ये चिन्ह जो है ये विद्युत सेल का है। और चौथा हमारा ये जो है ये तार क्रॉसिंग का है। ए अमीटर, ए जो ये बच्चों स्तंभ है, ये नहीं लिखा हुआ है, ये ए स्तंभ है, ये बी स्तंभ है, ये ए स्तंभ, ये बी स्तंभ। तो ए को बी से मिलाना है। ए का जो ये चिन्ह है इसका मतलब है परिवर्ती प्रतिरोध, ए का है इसका मतलब है एमीटर। ये जो है ये एक विद्युत सेल का चिन्ह होता है और ये इस तरीके से बना हुआ है, ये तार क्रॉसिंग का है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1 का 4, सॉरी 1 का 3, 2 का 4, 3 का बच्चों यहाँ पे 2 और 4 का बच्चों 1। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? देखिए, एक 1 का 3 परिवर्ती प्रतिरोध, 2 का 4 एमीटर, 3 का 2 विद्युत सेल और 4 का 1 तार क्रॉसिंग। ये 4 है इसके, तो ये इसका सही आंसर है। ए इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, कब 4 विद्युत चालकों का समायोजन बनाने पर उनका परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होगा? वो कौन सी स्टेज होगी जब 4 विद्युत चालकों को जोड़ें और उनका परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम हो? पहली कंडीशन है सभी को समानांतर क्रम में जोड़ दें। नंबर 2, सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ दें। नंबर 3, एक को श्रेणी क्रम में बच्चों और 3 को जो है समानांतर क्रम में जोड़ दें। चौथा, 2 को श्रेणी क्रम में जोड़ दें और 2 को समानांतर क्रम में जोड़ दें। तो परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम उस कंडीशन में होगा जब 4 विद्युत चालकों का समायोजन समानांतर क्रम में किया जाएगा। तो सही आंसर बच्चों क्या है? सभी को समानांतर क्रम में जोड़ने पर। ये इसका राइट आंसर है। तभी जो है परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होगा। ये बच्चों आपके चैप्टर 10 और 11 के जो मेन बहुत इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स जो लगातार पिछले कई सालों में बार बार रिपीट किए जाते हैं, उन्हीं को हमने लगभग 70 क्वेश्चंस में से ये 19 क्वेश्चंस जो है हमने छांटे हैं। इनको आप लोग बच्चों पढ़ लीजिएगा कई बार। ज़रूर इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आएगा। ये सभी क्वेश्चन आंसर्स जो मल्टीपल चॉइस हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अब बच्चों आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, खुद करिए, अपने दोस्तों को करवाइए। जब तक आप बच्चों ऐसा नहीं करेंगे तब तक आप तक और आपके दोस्तों तक हमारे वीडियो कैसे पहुंचेंगे। अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं बच्चों। अब हम अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। बोर्ड एग्ज़ाम्स की डेट बहुत नज़दीक आ रही है। प्री बोर्ड्स आपके शुरू होके ख़त्म भी हो चुके होंगे। सेकंड प्री बोर्ड्स की भी डेट्स आप लोग की आ गई होंगी बच्चों स्कूल में। आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा समय इस समय अपनी पढ़ाई में ही व्यक्त कीजिए बच्चों, व्यतीत कीजिए और अच्छे नंबरों से पास होइए ताकि आप लोगों का साल खराब ना हो। बहुत कीमती साल होता है बच्चों, इसलिए थोड़े दिन की मेहनत आपको एक अच्छे रिजल्ट, एक अच्छे परिणाम का निर्देश देगी। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। अब हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।